नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग यूपी स्पेशल देख रहे थे, तो उसके तहत आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं, है ना, झीलें हैं, नदियां हैं, और जो सिंचाई वाला पूरा जो तंत्र है वो सब हम इसमें कवर करेंगे, है ना। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जो भी आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए, और यूपी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सब कुछ इसमें हम लोग कवर करेंगे, और इस एक क्लास में सारी चीज़ें, झीलें और नदियाँ इत्यादि से अफवाह से सभी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो बस रिवीजन के तौर पे हम इसको देख रहे हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू हो जाएगा प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमें पता है गंगा नदी, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा महत्वपूर्ण जो है नदियां हैं, जो बड़ी नदियां हैं, ठीक है ना। अब गंगा के संदर्भ में देखेंगे तो गंगा, जानवी, भागीरथी, है ना, अलग अलग हम देखते हैं नाम। यमुना, कालिंदी, सूर्यपुत्री, अब आपका हिंदी भी इसमें कवर हो जाना है क्योंकि पर्याय हो जाएगा। गंडक का शालिग्रामी, नारायणी, शारदा का काली और महाकाली, है ना। काली सामान्यतः शारदा को लोग कहाँ कहते हैं? नेपाल वाले लोग, क्योंकि नेपाल की शोक नदी है, ठीक है ना, नेपाल की शोक नदी, काली नदी अर्थात हमारी शारदा जो आपके बगल से निकल के जाती है। फिर घाघरा को कर्णाली कहते हैं, सरयू को वाशिष्ठी, देविका और रामप्रिया, राप्ती बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, रामगंगा को रतवाहिनी, और हिंडन को हर नदी। तो हिंडन नदी के तट पर ही हम देखते हैं, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो जो उसका पूर्वी विस्तार हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उसका पूर्वी विस्तार आपका मेरठ वाले क्षेत्र में हम देखते हैं। तो मेरठ के आसपास वाले क्षेत्र में, तो ये हिंडन नदी ही वो लास्ट वाले पोर्शन में हम देखते हैं, क्योंकि दिल्ली, नोएडा के आसपास दिल्ली से निकलती है हिंडन नदी, आप देखेंगे उसके किनारे से, तो वहाँ हिंडन नदी रहती है ना। तो आलमगीरपुर नाम सुने होंगे, पूर्वी हिस्सा, है ना, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। तो हिंडन को हरनंदी और आरिज कोसी, बाणगंगा आदि जो है कौन सी नदियां हो जाएंगी? सारी की सारी हिमालयी नदियां हैं, जो हिमालय से आती हैं, ठीक है ना। नदियां दो ही प्रकार की हमारे यहाँ, एक तो हिमालयी नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे, गोमती को गोमल भी कहते हैं, पूछता है कई बार। वरुणा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईसन, कर्मनाशा, ये आदि नदियां जो है मैदानी नदियां हो जाती हैं। मैदानी नदियां जो मतलब मैदानी क्षेत्र से, जैसे कुछ झीलों से निकलना शुरू कर देंगी, ये नदियां हैं। उसके उपरांत हम बात करेंगे सोन, सोन को शोण भी कहते हैं, बेतवा को बेत्रवती कहते हैं, केन को कर्णवती कहते हैं, टोन्स को तमस कहेंगे, और चंबल, सिंध, सिंध को काली सिंध भी कहते हैं। हाँ, ये नदियाँ जो है ज़्यादातर, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर जो है हम देखते हैं यमुना की सहायक नदी होंगी। तो अब हम देख रहे हैं पठारी नदियाँ हैं, तो उसमें बेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा, सजनम, बिरमा, ये सब पठारी नदियाँ हैं, ठीक। तो ये पहले क्लासिफाइड कर दिया गया है कि कौन नदी कहाँ से है। अब हम बात करेंगे, सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। यहाँ से आपका एक तथ्य बन जाएगा, कितने नदी बेसिन में? 8 नदी बेसिन में, जैसे गंगा नदी बेसिन, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन नदी बेसिन में डिवाइड किया गया है। टोटल 8 नदी बेसिन में किसको डिवाइड किया गया है? उत्तर प्रदेश को। और ये आधिकारिक तौर पर गंगा ज़्यादा प्रदूषित शुरू जो हो जाती है, हम देखते हैं कन्नौज से वाराणसी के बीच में, मतलब ज़्यादा प्रदूषित रहती है कन्नौज से वाराणसी के बीच में। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं गंदगी कानपुर के आसपास क्षेत्रों में, वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। तो ये गंगा उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रदूषित होती है। हालांकि नमामि गंगे, बहुत सारी परियोजना गंगा को साफ करने के लिए चलाया जा रहा है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई है आईआईटी कानपुर में। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा, उत्तर प्रदेश में इसकी जो लंबाई, इसकी खुद की लंबाई है गंगा की, यूपी के अंदर 1450 किलोमीटर। टोटल इसकी लंबाई जो हो जाती है कितनी होती है? तो 25-25, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी भारत की सबसे लंबी नदी, और सबसे ज़्यादा जिसको इसकी लंबाई है किसी राज्य में, तो यूपी के अंदर 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। प्रदेश में गंगा टोटल 28 जिलों से होकर के बहती है। 75 में से 28 जिले से गंगा निकलेगी, है ना। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला बदायूं है ना। बदायूं में सबसे ज़्यादा और जो गंगा नदी है उसका वहाँ हम देखते हैं, तो यह याद रखेंगे। सर्वाधिक कितना? 133 किलोमीटर सिर्फ किस में बहती है? बदायूं में।
रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, असी। देखिए वरुणा और असी दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, वाराणसी बनाती हैं, वरुणा और असी, ठीक है ना। तो रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, असी, गोमती, सरयू, जिसे हम घाघरा भी कहते हैं, सरयू को, यही तो नदी घाघरा है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, है ना, क्योंकि जो अयोध्या हम देख रहे हैं सरयू नदी के तट पर या घाघरा नदी के तट पर हम देखते हैं। गंडक, कोसी, कर्मनाशा नदी, बागमती आदि, ये सब किसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, सारी की सारी गंगा की सहायक नदियां हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना। और सबसे जो बड़ी सहायक नदी हो जाती है यमुना ही है, जो गंगा की बड़ी सहायक नदी होती है। वैसे भारत में सबसे चौड़ी जो नदी है कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, है ना। और दुनिया में सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है वो उसी ब्रह्मपुत्र में, माजुली, है ना, असम में है। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था कब, 4 नवंबर 2008 को। ये फैक्ट है, सारे के सारे फैक्ट्स हैं, हमें रिवीजन करना है ना, तो इसको देखते रहिए। टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, यमुना की, है ना। टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, है ना, हिंडन, और सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी, ठीक, सब के सब किसकी सहायक, यमुना की। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियों में हम देखेंगे तो एकदम से आप देखेंगे, जब दिल्ली की तरफ जाएंगे, कोई अन्यथा ना ले, बुरा ना माने, जब आप नोएडा के आसपास क्षेत्र में होंगे, दिल्ली की ओर अभी जाने ही वाले होंगे, तो आपको महसूस होने लग जाएगा कि दिल्ली आ रहा है। गाँव में रहने वाले लोगों को पता चल जाएगा, इतनी, अब क्या कहें, मतलब पहले से जो है स्मेल आना शुरू हो जाएगा, प्रदूषित शहर है, प्रदूषित जगह है सब। तो फिलहाल वो बहती हिंडन उधर ही है, तो हिंडन नदी, यमुना और आमी, ये सब जो है राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियों में से है, ठीक है ना। सर्वाधिक तो हिंडन ही रहेगी। प्रदेश में यमुना नदी बहती है, हिंडन को आप देखेंगे गौर से तो काली दिखती है, काली सी एकदम, नाला जैसे लगेगा, नाला बह रहा है वो। प्रदेश में यमुना नदी बहती है 20 जिलों से, 20 जिलों से यमुना नदी, और गंगा नदी कितने जिलों से, 28 जिलों से, ठीक है ना। यमुना सर्वाधिक जो प्रदूषित होती है दिल्ली से आगरा के बीच में, बहुत ज़्यादा प्रदूषित रहती है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है लखनऊ में गोमती नदी पर, है ना, तो गोमती नदी के तट पर लखनऊ है, तो जानते हैं बीचों बीच में, ये भी जो है प्रदूषित ही है। शहरों ने बर्बाद कर दिया, है ना, प्राकृतिक संसाधनों को, और हर चीज़ जरूरी भी है। लंदन के टेम्स की तरफ गोमती नदी का चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कंटिन्यू काम उस पर चल रहा है, बहुत कुछ काम किया जा चुका है अभी तक, आप देखेंगे तो आगे भविष्य में और ज़्यादा उस पर काम चल रहा है। वरुणा नदी, लेकिन अभी कुछ जगहों पे आप देखेंगे गोमती में तो बंगाल की आतंक जो है वो दिखती है कहीं कहीं पर। तो मेरा प्रश्न यही है कि बंगाल का आतंक क्या होता है, बताइए फटाफट सब लोग। बंगाल का आतंक, हाँ देखो पागल एकदम से हो आप लोग, इतना क्लू दे रहा हूँ कि समझ नहीं पा रहे हैं। उस नदी में बंगाल का आतंक हम देखते हैं, मैं देखा हूँ स्पेशली, हालांकि बहुत तेजी से सफाई चल रहा है, काम चल रहा है उस पर, अर्थात जलकुंभी, है ना। जलकुंभी को क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक, यही जलकुंभी, हाँ, जिसको अंग्रेजों ने जो है इंट्रोड्यूस किया था भारत में, ठीक है ना, तो बंगाल का आतंक कहते हैं जलकुंभी। लेकिन जो जलकुंभी है नदी के जल को 40% के आसपास, 50% के आसपास जो है जल का क्या करती है, वो साफ सफाई, यानी हम कहें तो जल का शोधन कर लेती है, यानी गंदगी को साफ करने का काम करती है जलकुंभी। आप देखेंगे बहुत सारे गंदे जगहों पे आप देखेंगे जलकुंभी जहाँ होती है उसके आसपास जो क्षेत्र होगा हटा के देखेंगे नीचे साफ पानी रहेगा, है ना, कभी गौर करिएगा इस बात से। आगे बढ़ रहे हम लोग। वरुणा नदी के वरुणा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास किया जा रहा है वाराणसी में, चूंकि वो वहीं है, वाराणसी में तो वरुणा है, और लंदन के टेम्स की तरफ। तो एक चीज़ ये भी याद रखना है कि टेम्स नदी कहाँ है, लंदन में, है ना। तो उस लखनऊ का जो है गोमती नदी को उसी तरीके से काम किया जा रहा है। गोरखपुर की आमी नदी, ललितपुर की ओडी नदी, पीलीभीत की गोमती नदी और अयोध्या की तमसा नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। पुनर्जीवित करने की ज़रूरत उन नदियों को पड़ती है जो लगभग ख़त्म होने की कगार पर होती हैं, फिर उन्हें वापस हमें वापस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके तहत योजनाएं चलती हैं, तो उसे पुनर्जीवित कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें कौन कौन सी नदियों को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत पड़ रही है ना। गोमती भी देखिए एकदम ख़त्म होने के अवस्था में है, तमसा हो, आमी हो, ओडी हो, सब।
नदियों के तटवर्ती नगर बहुत बार प्रश्न बनता है कि भाई कौन किसके तट पर अवस्थित है ना। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले नदियों के तट में बिजनौर, हस्तिनापुर। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन गंगा नदी के तट पर है, ठीक है ना। तो बिजनौर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर तो पूरा बड़ा सा होता था, है ना। हस्तिनापुर जो है, अगर हम यूपी के अंदर, जब यूपी में आप देखेंगे, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, तो उसमें जो हस्तिनापुर वाला क्षेत्र है तो वहीं पे उसी नाम से पड़ जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो सबसे बड़ा भी है। महावीर स्वामी सबसे छोटा है और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। तो मेरठ वाला क्षेत्र, यानी कि वो वही क्षेत्र है जहाँ पे हम देखते हैं महाभारत की घटना। तो दिल्ली एनसीआर का पूरा क्षेत्र हम देखते हैं। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में ही है ना, हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर। अनूप शहर बुलंदशहर में, ध्यान रखेंगे। नरोरा बुलंदशहर में, नरोरा में क्या है, यूपी का एकमात्र यूपी में विद्युत ताप विद्युत संयंत्र है ना। मैं पूरा याद कराया था कि नरोरा में कैसे याद करेंगे, नरोरा हो, रावत भाटा हो, है ना, कलपक्कम हो, ये सभी, ठीक। तारापुर सबसे पहला है। फिर बबराला संभल में है, मतलब संभल और कछला घाट, बदायूं, फतेहगढ़ फरुखाबाद, बिल्लौर कानपुर नगर, बिठूर कानपुर। बिठूर से ही हम कई बार देखते हैं जब 1857 की क्रांति होती है ना, तात्या टोपे, नाना साहेब। कानपुर नगर, बक्सर, उन्नाव, डलमऊ, रायबरेली, कलांकार, प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, और प्रयागराज वाला पूरा हिस्सा वो खुद भी, सिरसा, प्रयागराज, मिर्जापुर, चुनार का किला कई बार सुनते हैं मिर्जापुर में, वाराणसी, सैदपुर जो गाजीपुर में है, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया, ये सब नगर कहाँ बसेंगे और किसके तट पर हैं, गंगा नदी के तट पर, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो कुछ चीज़ें इसमें से ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यमुना को, देख लेते हैं भाई। यमुना चूंकि अब देखिए 28 में से गुजरी है तो उस हिसाब से शहरों के भी नाम रहेंगे, है ना। और ये कितने से 20, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो रखा गया है। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कम से कम याद ही हो जाए। बागपत, वृंदावन, मथुरा में, मथुरा, आगरा, बटेश्वर का मेला लगता है कहाँ पर, आगरा में, करा चुका हूँ मैं। इटावा, कालपी, जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये सब कहाँ है, यमुना। आप सोचेंगे प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज में क्या है, गंगा यमुना का संगम है, तो दोनों वहाँ पे मिलेंगी। मुरादाबाद व बरेली नगर जो है रामगंगा तट पर है। अब इनको एक एक तो अब देखिए, जैसे जो संगम वाला स्थान है, इस नाम से यार, ये तो मुझे देखिए, ये जो एक थोड़ा सा कहानी था, जो इलाहाबाद वाली बात थी, तो ये दोनों संगम है, इसके बीच में एक अकबर ने जो है एक किला बनवाया था, और किला का नाम उस समय रखा अल्लाहाबाद, है ना। तो उसके नाम से फिर बदलता चला गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है ना। और बाकी तो संगम है प्रयागराज में, और पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ, हो सकता है ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर कुछ होता तो हम लोग चर्चा तो कर ही लेते। उसके बाद क्या है देखिए, मुरादाबाद और बरेली रामगंगा तट पर, जो इंडिविजुअल एक एक दो हैं उनको तो एकदम याद रखिए। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सब गोमती नदी के तट पर है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी के तट पर। फिर अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज, ये सब सरयू नदी के तट पर है, ठीक है ना। हाँ, गोला। उसके बाद गोरखपुर नगर जो है राप्ती नदी व रोहिणी नदी के संगम पर अवस्थित है। मगहर जो नगर है, मगहर, संत कबीर नगर जिसे हम कहते हैं, आमी नदी के तट पर रहेगा। वाराणसी नगर जो है वरुणा और असी दोनों नदियां हैं उनके बीच में है ना। और ये जो है इन दोनों नदियों के मध्य में, और गंगा के बाएं तट पर कौन सा है, वाराणसी, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे बांदा केन नदी पर है, अवस्थित है के किनारे। हमीरपुर जो है बेतवा और यमुना नदी के संगम पर है। चित्रकूट स्पेशली याद रखना है आप लोगों को। पयस्विनी नदी, ये पयस्विनी लिखा है या मंदाकिनी नदी, तो परुष्णी रहेगा विकल्प में, तब भी हम ठीक करेंगे। प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, वहाँ पे सई नदी है। सोनभद्र में सोन नदी है ना। सोनभद्र जो एकदम से सोन नदी है, तो पूरा परियोजना इस पे बना हुआ है, जब इधर से जाती है तो सोन नदी, है ना। उसके बाद मेरठ और गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर ही है। कासगंज नगर जो है काली नदी के तट पर है, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है नदी के किनारे बसे हुए क्या थे, शहर थे।
नदियों का प्रवेश और निकास ये कई बार पूछता है, एकदम ज़रूरी चीज़ है, कहाँ मिलती हैं, कहाँ निकलती हैं और कहाँ बाहर चली जाती है ना। तो राज्य में गंगा का प्रवेश निकास कहाँ से होता, बहुत बार बना है। तो बिजनौर, पहले बिजनौर में एंट्री करती है। बहुत सारे बच्चे गलती से सहारनपुर लगाते हैं, सहारनपुर से न जा करके यहाँ मान लीजिए इस टाइप का जो है हम देखेंगे तो ये यूपी का मैप है, तो सहारनपुर ऐसा यहाँ रहेगा और ये वाला हिस्सा जो यहाँ से गंगा निकलती है तो ये वाला बिजनौर है, ना कि सहारनपुर। तो सबसे उत्तरी हो जाएगा सहारनपुर, लेकिन हाँ तो ये ध्यान रखेंगे सहारनपुर गंगा नहीं आती है, बिजनौर से आती है, कई बार वहाँ से गलतियाँ कर देते हैं। और निकलेगी कहाँ से, बलिया में, कौन, गंगा। रामगंगा नदी बिजनौर से ये भी एंट्री करेगी, चूँकि सहायक नदी है तो कहीं से निकलना तो है नहीं, मिल जाएगी रामगंगा। और मिलती कहाँ पर है, कन्नौज के निकट मिलेगी। काली नदी गंगा में मिलती है कहाँ, कन्नौज के निकट। काली नदी गंगा में कन्नौज के पास में मिल जाएगी। बूढ़ी गंगा गंगा में कम कहाँ मिलती है, तो बदायूं में। यमुना नदी का प्रवेश और समापन अगर हम देखेंगे तो सहारनपुर में यमुना एंट्री करती है, ध्यान रखेंगे। जैसे गंगा आती वैसे यमुना आती, तो यमुना इधर से आएगी, तो ये बिजनौर है और ये वाला हिस्सा सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है। तो वो जा करके लास्ट में मिलेंगी प्रयागराज में, ठीक है ना, पैरेलल चलती है। तो यही गंगा यमुना का दुआब था। तो क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी एक सबसे बड़ी कमी ये भी थी ना, एक तो पहले से सूखा इत्यादि था और उसी समय क्या कर दिया, वो दुआब में कर बढ़ा दिया, बढ़ाया था कि नहीं। तो बहुत सारी गलतियां वो करता था, उसकी टाइमिंग गलत होती थी, सोचता तो ठीक था बेचारा। तो गंडक शालिग्रामी या नारायणी कहते हैं, पर्याय हम देख के आए हैं, उसको आप लोग 1 से 2 बार रिपीट जरूर करेंगे इस वीडियो को, तो चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगी। इसका प्रवेश और निकास हम देखते हैं, तो महाराजगंज में वो एंटर करती यूपी में और कुशीनगर में से बाहर निकल जाती है, ठीक है, गंडक। फिर वही बिहार में जाके उसका हम देखते हैं संगम। शारदा जिसे हम काली के नाम से जानते हैं, ये पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, ध्यान रखेंगे पीलीभीत जिले में। शारदा नदी सरयू यानी घाघरा में जो मिलती है जाकर के सीतापुर में बसरा स्थान पर, है ना, बसरा नामक स्थान पर। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन जिसे हम हरनंदी कहते हैं, ये कहाँ पे यमुना में मिलेगी, तो नोएडा के पास में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है, तो आगरा जिले से होगा। चंबल नदी, चंबल की घाटी है ना, कई बार सुने हैं। चंबल जिसे हम क्या कहते हैं, चरमवाती, है ना, ये यमुना में कहाँ मिलेगी, तो पंचनदा में, इटावा बॉर्डर पर ही मिलती है, पंचनदा में। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध जो नदी होती है वो यमुना में कहाँ मिलेगी, ये भी पंचनदा में, क्योंकि नाम ही है पंचनदा, तो 5 नदियाँ मिलती हैं आमतौर पे, ठीक है। मध्य प्रदेश से आने वाले बेतवा जो बेत्रवती कहलाती है, वो ललितपुर में राज्य में प्रवेश करेगी। बेतवा बुंदेलखंड की गंगा जिसे हम कहते हैं, बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा यमुना में कहाँ मिलेगी, जा करके हमीरपुर के पास, ठीक है। मध्य प्रदेश से आने वाली केन जिसे हम कर्णवती भी कहते हैं, ये बांदा जिले में प्रवेश करेगी। इतनी बात क्लियर हो रही है। एक चीज़ समझना है कि डाटा बहुत है, डेटा इतना है कि बस पकड़ के रखना होगा, नहीं तो उड़ जाएगा इससे, ठीक है। तो और चूँकि मजबूरी है, समय है नहीं, तो हमें फटाफट जो भी डेटा है उनको देख लेना है, कम से कम दिमाग में एक बार जो है या नज़रों के सामने से एक बार गुजर जाएगा तो काफ़ी कुछ सहूलियत मिलता है, रिवाइज तो कर लेंगे। यमुना नदी में मिलने वाली जो मिलती है, जो केन जो यमुना में मिलती है वो भुजहा में बांदा के पास मिलेगी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो पेंगलीर, फुलहर या गोमत झील पीलीभीत से, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो गोमती नदी निकलती ही है झील से, तो गोमत झील भी कहते हैं, गोमल कहते हैं कई जगह पे, है ना, गोमल झील, ठीक। और फुलहर, ठीक है, पेंगलीर फुलहर झील जो पीलीभीत में है, तो वहाँ से निकलेगी कौन, गोमती नदी, ठीक है। तो ये बहती हुई आगे चली जाती है। और आमतौर पे ये किसका एग्जाम्पल है, गोखुर झील का। मैं बताया था गोखुर झील मतलब क्या होता है, नदियाँ जो हैं कहीं से बहती हुई जाती हैं और रास्ता बदल देती हैं। पहले ये ऐसे नदी, जब नदियाँ उफान पे होती हैं तो सीधा चलती हैं, कभी भी गौर करिएगा। और जब पानी कम हो जाता है ना, तो वो नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग ज़्यादा चलती है ना। मान लीजिए नदी उधर से आ रही है और अभी नदी क्या है, फिर उफान पे आई, तो उफान पे आने का मतलब क्या है, पानी ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा है, तो वो सीधा, अगर बीच में बाधा भी हो तो उसको भी क्रॉस करती चली जाती है और फिर जो मिट्टी है उसको डंप कर देती है, मान लीजिए इस हिस्से में,
तो जो पहले ये नदी का हिस्सा था और ये बाद में बंद हो गया, तो ये बन जाता है कौन सा झील? गोखुर झील, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कैसे क्या होता है, मैं पहले कराया था आप लोगों का। सई नदी कहाँ से निकलती है? पहले देखिए, गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है? गोमती नदी कैथी के निकट गाजीपुर में मिलेगी। सई नदी कहाँ? भिजवान झील हरदोई से निकलेगी, है ना। और सई नदी गोमती में कहाँ मिल जाएगी? तो राजघाट जौनपुर में। ध्यान रखेंगे सई नदी गोमती की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो सहायक नदियों से पूछता है। मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में जो मिलन होता है वो सिरसा के पास प्रयाग में, और मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में जो प्रवेश होता है और राज्य से निकास होता है, दोनों एक ही जगह से, नाम है सोन से सोनभद्र, ठीक है। आई और गई, क्योंकि वो लास्ट जिला है ना। आप देखेंगे कुछ इस टाइप का है, इधर ये बलिया हो जाएगा, इस टाइप का है ना। यही तो हमारा यूपी बनता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का यूपी बनता है। तो यहाँ से आती है सोन और यहाँ से चली भी जाती है। हाँ हाँ, अब देखते हैं आगे। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिले जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है वो 23 संख्या है उनकी। जहाँ ज़्यादा बाढ़ आती है उनकी संख्या 23 होगी। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्र जो है, अगर 2019 का डेटा देखेंगे तो 73.36 लाख हेक्टेयर। तो मोटा मोटी याद रखेंगे इतना ही रहता है। प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षित बनाने योग्य क्षेत्रफल जो है 58.72 लाख हेक्टेयर को हम सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रदेश के बाढ़ से सुरक्षित बनाने योग्य क्षेत्रफल में अब तक कितना सुरक्षित कर लिया गया है? 22.98, यानी कि 23 लाख हेक्टेयर तक उसको सुरक्षित कर लिया गया है। केन व बेतवा नदी का लिंक कर जल की समुचित उपयोग वितरण, हालांकि इसमें बड़ा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। तो ये 15 अगस्त 2015 को, क्योंकि हाल फिलहाल में करंट अफेयर में भी ये डेटा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इनकी समझौता कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2015 को। और याद रखेंगे क्या है ये? तो देखिए, केन और बेतवा, इसमें रहता है ना कि यूपी को कुछ पानी चाहिए, तो भाई केन और बेतवा दोनों में से पानी ट्रांसफर होना है। तो केन और बेतवा दो नदियां हैं और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में समझौता है। 15 अगस्त 2015 की घटना है, ठीक है ना। अब हम झीलें, कुंड, ताल इत्यादि पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। प्रमुख झीलें, ताल, कुंड, पूछेगा कहाँ पर है। और उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है इन चीज़ों को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट खूब होता है इन नदियों का, इन झीलों का और तालाबों का। मैं देख रहा हूँ कई बार, आप देखेंगे दिखेगा। तो रामगढ़ ताल का तो खूब हो रहा है और बहुत बड़ा है रामगढ़ ताल, है ना। अगर आप घूमेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पैदल तो नहीं घूम पाएंगे उसको दिन भर में। काफ़ी बड़ा एरिया है रामगढ़ ताल, मैं वहाँ घूमा हूँ। तो रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल दोनों के दोनों गोरखपुर में रहेंगे। रामगढ़ ताल बहुत बड़ा है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो याद रखेंगे कहाँ? संत कबीर नगर। बखीरा झील, तो झीलों में ही, झील के आसपास हम जब देखते हैं उन्हें जो है पक्षी अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य बनाते हैं, तो पक्षी अभ्यारण्य, तो ये बन जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, तो बखीरा, है ना। तो बखीरा लिखा रहेगा या बखीरा झील है, तो बात तो एक ही है, संत कबीर नगर, ठीक। करेला व इतौजा झील, ये दोनों लखनऊ में है। तो इतौजा मतलब इटौजा, जाते समय आपको दिखेगा, है ना, इटौजा, तो वही इतौजा झील। हाँ, तो करेला और इतौजा झील लखनऊ में ही पड़ेगा। नवाबगंज झील, कुंद्रा समुंदर, ये दोनों उन्नाव में रहेंगे। फिर से याद रखिए, नवाबगंज और कुंद्रा समुंदर ये उन्नाव में है। बड़ा ताल जो गोखुर का एग्जाम्पल है वो शाहजहांपुर में है, ठीक है। गोखुर का एग्जाम्पल हम देखते हैं शाहजहांपुर में, बड़ा ताल। फिर प्रयाग झील, चितौरा झील बहराइच में है। प्रयाग से गड़बड़ नहीं करना है, प्रयाग है मतलब प्रयाग से प्रयाग में गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं तो प्रयागराज चले जाएंगे, है ना। तो चितौरा प्रयाग ये बहराइच में है। वैसे पता है ना, सबसे ज़्यादा लिटरेसी, सबसे कम लिटरेसी यही है हमारे ज़िले में, ठीक। और ODOP के तहत क्या था? वही गेहूं से कुछ बनाने वाला सूप और जो भी चीज़ें होती हैं, पंखा उंखा। पार्वती अर्गा बहुत बार पूछता है, तो पार्वती अर्गा वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य हम कहेंगे तो गोंडा में है, ठीक। इसको मैं जब याद कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी से याद करा दूंगा, लिंक करा के, जैसे मैं याद किया हूँ सभी का, ठीक है ना। जिरगो व सिरसी जलाशय, फिलहाल ये तो अभी याद रखना है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, वो तो बाद की बात है,
वो उसके लिए मैं कह रहा हूँ, नहीं पता चला इसको इंतजार में बैठे रहो कि अच्छा चलो याद कराएंगे, है ना, इसको सुनते रहिए। जिरगो व सिरसी जलाशय, टांडादरी ताल, तो ये मिर्जापुर में है ना, जिसे दरार गर्त कहते हैं, तो मिर्जापुर में रहेगा। भोगे ताल और विसैथा ताल, ये रायबरेली में है। लिलौर झील बरेली में, देखिए भोगे ताल और बिरौथा ताल जो है रायबरेली में है, विसैथा ताल। लिलौर झील ये बरेली में है। ठिठौरा झील, मोयार झील जो है फतेहपुर में है। बेती, अजगरा, नैया झील प्रतापगढ़ में है। सुरहा ताल बहुत बार बनता है, बलिया ये भी पक्षी अभ्यारण्य है, सुरहा ताल, ठीक है, सुरहा बलिया। मोती व गौर झील रामपुर में रहेगा, ध्यान रखेंगे। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर, राम ताल, रामगढ़ ताल अलग है, राम ताल अलग है, रामगढ़ ताल गोरखपुर और रामताल मेरठ। कीमठ ताल आगरा में। सेखा जो राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में भी विकास चल रहा है, तो वो अलीगढ़ में है, तो ये भी पक्षी अभ्यारण्य है सेखा। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम बनाया गया सोनभद्र में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो परियोजना बनाई गई है, जल विद्युत संयंत्र बनाया गया है सोनभद्र में, तो वहाँ जब मिट्टी उठा करके आप बांध बनाएंगे तो पीछे क्या छूट जाता है? खाई, गड्ढा, और वो गड्ढा बन जाता है झील। तो वही गोविंद वल्लभ पंत। और गोविंद वल्लभ पंत कौन है? हाँ, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम है, तो ये सोनभद्र में रहेगा, कृत्रिम झील है। अलवार झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है, अलवारा वाला हिस्सा या अलवार, तो ये कौशाम्बी में है। औंधी ताल वाराणसी में है। राजा का बांध लोधी व भोजपुर ताल ये सुल्तानपुर में है। दरवन झील अयोध्या में रहेगा, दरवन झील अयोध्या में रहेगा। बात अयोध्या की है तो याद रखेंगे, है ना, दरवन झील याद तो सब रखना है। बलहपारा कानपुर। लक्ष्मी ताल बरुआ सागर और भसने है, बरुआ सागर बहुत बार बनता है। भसने जलाशय ये झांसी में है, ठीक है, ये सारे के सारे ताल जल लक्ष्मी और बरुआ और भसने ये झांसी में हो जाएंगे। सागर ताल बदायूं में है। मदन सागर महोबा में है। फनगलई फुलहर या गोमल ताल जो गोमती नदी जहाँ से निकलती है वो कहाँ रहेगा? पीलीभीत में। दहर झील भिजवान झील जो सई नदी का उद्गम स्थल है वो हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। नाम देवरिया, जिला देवरिया में नहीं चले जाएंगे, है ना, तो ये ऐसे ही लग रहा है कि भाई ये फंसा देगा, तो देवरिया ताल कहाँ है? कन्नौज में। भीखा और सरसई दोनों इटावा में है, ठीक है ना, भीखा सरसई नावर झील इटावा में। सोर्ज झील मैनपुरी में। दार्शनिक कुंड जो मिश्रिक जिसे हम कहते हैं, जो ये वाला हिस्सा है मिश्रिक वाला, वहाँ पर। चक्रकुंड नैमिष है ना, तो नैमिष सारण्य कई बार सुनते हैं ना, मिश्रिक नैमिष सारण्य, तो सीतापुर में। तो चक्रकुंड और दार्शनिक कुंड ये दोनों कुंड कहाँ हो जाएंगे? सीतापुर में, है ना, क्योंकि नैमिष सारण्य कहाँ स्थल है वो भी कई बार पूछता है, तो सीतापुर में। सीता कुंड भरत कुंड ये अयोध्या धाम में है, ध्यान रखेंगे। चक्र और दार्शनिक दोनों कुंड सीतापुर में, लेकिन सीता कुंड और भरत कुंड ये है अयोध्या में, ठीक। यहाँ से प्रश्न पूरा चांस है। फिर राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर, ये नाम ही से सब समझ में आ रहा है कि राधा श्याम गोविंद है ना, बाकी मानसी गंगा और कुसुम इन दोनों को याद रख लीजिए, तो हो जाएगा गोवर्धन धाम वाले क्षेत्र में, मथुरा में, ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड ये सब कोकिला वन मथुरा में है, ठीक, इसको याद रखेंगे। नौहर झील मथुरा में ही है, तो ये मथुरा अयोध्या है ना, चित्रकूट, ऐसे जो प्रश्न आजकल आएंगे तो उसमें एकदम से आपको फोकस हो जाना है, ठीक है ना, कि हाल फिलहाल की घटनाओं की वजह से जीके जीएस स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। उसका यही कारण है कि वो हाल फिलहाल के न्यूज़ में रहते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे प्रमुख बांध और परियोजनाएं। तो बांध परियोजनाओं में हम शुरू करते हैं कहानी। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर कौन सा बांध है? जो हमारे यहाँ यूपी में यही है सबसे बड़ा और यही है मुख्य। रिहंद नदी 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना है, जिसे हम किस सागर के, जिसमें लिखा होता है मतलब जिस बगल में सागर बना है गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 91 मीटर। किसकी बात हो रही है? याद रखेंगे रिहंद, चूंकि रिहंद नदी पर ही बना है तो इसलिए रिहंद परियोजना कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर तो वहाँ पर है।
91 मीटर। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का संयुक्त रूप से 1975 में संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना जो देखेंगे हम, कितना रहेगा 43.8 मीटर। ठीक। उसके उपरांत ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1958 में, ध्यान रखेंगे फिर से, अभी कौन सी नदी है यहाँ पर, बेतवा नदी, और यहाँ पर भी बेतवा नदी, दोनों में देखिए क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं सिमिलरिटी। तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 1975 में संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना जिसकी ऊंचाई इतनी है, और वही बात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त जो है माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 35, हाँ ध्यान रखेंगे 35 मीटर। तो दोनों के दोनों कौन सी नदी पर है, बेतवा पर। कौन सा, राजघाट और माता टीला। कई बार माता टीला लोग जाते हैं तो देखते हैं उसको। तो 35 मीटर इसकी ऊंचाई हम देखते हैं 1958 में स्टैब्लिश कर लिया गया था। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई 39.90 मीटर है, क्योंकि बांध ही हम देख रहे हैं, है ना। बांध आमतौर पे बांध का मतलब ये होता है बिजली बनानी होती है, पानी को रोकेंगे, मछली पालन भी होगा, बाढ़ से भी बचाएंगे, सिंचाई के लिए भी काम करेंगे और बिजली का भी उत्पादन करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो जाती हैं। मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर 1958 में बने जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर हम देखते हैं। बहराइच में सरयू बांध बनाया गया है सरयू नदी पर ही। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा हमारा है उसे हमें ध्यान रखना है रिहंद नदी, और बाकियों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो एकदम से टिप ऑफ टंग होनी चाहिए ना, अगली जबान पे होनी चाहिए। 1963 91 मीटर रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर जो सागर बना, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है ना। सिंचाई और पेयजल के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा फटाक से कर लेंगे, थोड़ा तेज चलेंगे। सकल कुल जो सिंचाई होता है पुराने डेटा के अनुसार तो 216 लाख हेक्टेयर, तो उतना ही है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं अंतर आती हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 143.3 लाख हेक्टेयर। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप यूपी SSC का एग्ज़ाम देते जिसमें हम पेट की बात कर रहे थे, पेट होता और लेखपाल वीडियो इत्यादि होता, तो यहाँ से एकदम से हमें ध्यान से इसको पढ़ना होता। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा स्किप करके हम लोग चलेंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। हाँ, ये सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, तो किससे होती है, नलकूप से। ये ध्यान रखेंगे, नलकूपों से सर्वाधिक, उसके बाद नहरों से। ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम डेटा देखेंगे। ये मध्यम और ये सब अलग अलग यहाँ हम देखते हैं। प्रदेश में लगभग 78% सिंचाई की जाती है किससे, निजी लघु सिंचाई और साधनों से, तो वही ट्यूबवेल नलकूप इत्यादि हैं। बाकी तालाब पोखरों आदि से सिंचाई के लिए अगर हम देखेंगे तो अब तो नहीं है ना, ढेकची, तो जो वो पानी जो रेहट वाला मामला था, बेड़ी, ये सब खत्म हो गया है। ठीक है। तो बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमें डेटा याद रखना होता है जो इससे में पूछेगा, है ना। ये भी एक डेटा है जो महत्वपूर्ण है, और ये तो मैं बता ही दिया पहले ही। ठीक है ना। तो अब हम पहले इसको देख लेते हैं। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला जो कार्यालय स्थापित किया गया तो 1823 में, कहाँ पर, सहारनपुर में। पहली बात 1823, समझिए हम अभी कितना पीछे हैं आज़ादी से। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नलकूप हैं वो कहाँ पर है, तो पश्चिमी भाग में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बहुत सारे नलकूप हम देखेंगे, तो नलकूप वहाँ पे है, और वहीं से सबसे पहले शुरू भी हुआ था, है ना, नलकूप में। तो 1930 में मेरठ से। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछता है, ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न पूछेगा उसकी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। सबसे बड़ा साधन मैं बताया था क्या है, नलकूप है ना। प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक जो प्रचलन हम कुछ क्षेत्रों में देखते हैं, तो मध्यवर्ती क्षेत्रों में, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, तालाब और पोखरों से तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, वहाँ ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो पूछता इतने से ही है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं तो ये ध्यान रखना है। 1823 में सबसे पहले नलकूप मतलब ये जो ट्यूबवेल चलाते हैं, नल का मतलब यानी कि नल से पानी चला रहे हैं, है ना। नल का योजना परियोजना वाली बात नहीं है। जो आजकल तो मोटर पे यूपी गवर्नमेंट जो है सिंचाई के लिए जो विद्युत खर्च हो रहा है मोटर चलाने पे, नहीं हाँ फ्री हो गया। पहले 50% जो है सब्सिडी देती थी, अभी 100% सब्सिडी हो गया है। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। मतलब क्या है, जो भी लोग मोटर से, मोटर का मतलब जो बोरिंग होती है ना, बोरिंग होती है, उससे जो डीजल से इंजन से लोग पानी चलाते हैं,
तो वो तो चल ही रहा है। जो मोटर से पानी चलाते हैं उसके लिए तो सब्सिडी है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इस पर बढ़ावा दे रही है, क्योंकि यूपी का पूरा जो है सिंचाई पद्धति है या कृषि कार्य है वो कहीं ना कहीं नलकूपों पर ही टिका हुआ है। तो नलकूप मतलब समझ गया ना। ये सोच रहे थे कि अच्छा वो जो घर पे चलाते हैं हैंडपंप, वो नहीं है ना। क्लियर हो गया ना। यहाँ से 2-3 बातें। पहली बात, सबसे पहले नलकूप कहाँ शुरू हुआ? 1930 में मेरठ में। लेकिन जब ये 1930 में मेरठ में, लेकिन कह रहा है कि सिंचाई हेतु पहला कार्यालय जो खोला गया 1823, इसका कतई मतलब नहीं है कि सिंचाई के लिए कार्यालय खोला गया तो काहे नहीं उसी समय नलकूप हो गया। भाई सिंचाई नहरों और झीलों से भी तो हो रहा था, अन्य अन्य साधनों से। तो वो अंग्रेजों के समय काल में सहारनपुर में शुरू कर दिया गया था पहला कार्यालय 1823 में ही। 1930 में भी अंग्रेज ही थे, लेकिन इस समय क्या हुआ था? नलकूप शुरू हो गया मेरठ से। तो मेरठ में जानते ही हैं खूब ज़्यादा आलू का उत्पादन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब छोटा तो नहीं हो गया ज़्यादा, देख रहा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभागाधीन कुल नहरें जो होती है कितनी है? 75,379 किलोमीटर कुल मिला के। और सबसे पुरानी नहर जो हो जाएगी पूर्वी यमुना नहर है, बस ये ध्यान रखना है स्पेशली, सब कुछ नहीं। 1631 ईस्वी में शाहजहां द्वारा इसको शुरू किया गया था। कौन सी नहर है? पूर्वी यमुना नहर। 1631 में कौन था? उसमें शाहजहां था, ठीक है ना। पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया था 1830 में, ठीक। 1823 में शुरू होता है परियोजना, और मतलब उसका कार्यालय 1830 में खुदवाया गया था। 1830 और 1930 में गड़बड़ाना नहीं है। ये नलकूप है मेरठ में, और ये 1830 में पूर्वी यमुना नहर को दोबारा अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया है। प्रदेश की जो सबसे बड़ी लंबी नहर है, बड़ा खुश होंगे आप लोग जान के, वैसे मैं बताया तो हूँ, आपके बगल से निकलती है, जिसका नाम है शारदा नहर, है ना। 1928 में इसको बनवाया गया था। 12,368 किलोमीटर ये नहर है ना। शर्मा जी जाकर डुबकी भी मार आते हैं वहीं पे। शारदा नदी और शारदा नहर दोनों में अंतर है। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1854 में, ठीक। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक जो विस्तार हम देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देखते हैं। नलकूपों का भी विस्तार हम वहीं देखते हैं। कुल मिला के सिंचाई से संपन्न है और बहुत बढ़िया मिट्टी है, गंगा यमुना का दोआब है, इसलिए कृषि के मामले में बहुत रिच एरिया है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना। प्रदेश में सर्वाधिक नहर जो सिंचित होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कह रहा सर्वाधिक लंबाई में जो नहरें हैं वो रायबरेली में है। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली जो नहर होती है वो आगरा नहर है। जो यमुना है उसके दाहिने से जो नहर निकाली जाएगी, तो नहर और नदी में तो अंतर समझते हैं ना। जो नहर निकाली जाती है कृत्रिम होती है, नहर होती है ना, हमें अपने सिंचाई या अलग अलग उद्देश्यों से नहरें निकालनी होती है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में सिंचाई होती है किससे? आगरा वाली नहर से। ध्यान रखेंगे, ये तो कॉमन रूप से काम करती है 4 जगहों में, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में आगरा नहर। सहारनपुर के पास यमुना पर बनी वह बैराज जिसे अब ताजेवाल बैराज के नाम से जानते हैं। तो हथनी कुंड बहुत फेमस नाम है। हथनी कुंड कहाँ पर है? सहारनपुर के पास है, यमुना पर बनाया गया है। अब उसे क्या कहा जा रहा है? ताजेवाला बैराज, जबकि उसका पुराना नाम क्या है? हथनी कुंड, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त जो बैराज है ये यही है, हथनी कुंड। क्यों? क्योंकि ये किस जिले में भाई? सहारनपुर, और सहारनपुर जो है इन सभी जगहों से टकराता है, ठीक है ना। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ठीक। तो हथनी कुंड बैराज उससे शारदा या काली नदी से बनवासा यानी कि चंपावत से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में दोनों जगहों पर। ये ध्यान रखेंगे, किससे नदी से? शारदा, जो हमारी सबसे बड़ी नहर है ना। कितनी है? 12,368 किलोमीटर। कह रहा रामगंगा नदी से कालागढ़ यानी कि पौड़ी गढ़वाल कई बार सुनते होंगे, से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की होती है। गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई होती है यूपी और बिहार में। पन्ना जो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, पन्ना में ही हम देखते हैं भारत के अंदर या हम मध्य प्रदेश के अंदर, दोनों के संदर्भ में देखेंगे तो हीरे का उत्पादन हम पन्ना में देखते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो पूरे भारतवर्ष में वहाँ पे हम देखते हैं। तो स्थित केन नहर जो परियोजना है उसमें कौन कौन सी? यूपी, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो हम चर्चा अभी करके आए हैं केन पर, है ना। शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनी बाण सागर परियोजना से
जो है यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना होगी, तो तीनों को लाभ होना है, सिंचाई होनी है। मिर्जापुर व प्रयागराज में सिंचाई की जाती है किससे? बाण सागर परियोजना से। कहाँ? मिर्जापुर और प्रयागराज में बाण सागर परियोजना से सिंचाई होती है 1977-78 से। निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया 2012 में। ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना को पेयजल हेतु, यानी कि जो परियोजना चलाई जा रही है पानी पीने के लिए, है ना। फिर हम देखेंगे यमुना पर मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज बनाए जा रहे हैं, किस लिए? पीने के लिए, क्योंकि पीने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। गंगा पर कानपुर में लवकुश बैराज बनाया जा रहा है पेयजल हेतु। गोमती व मतलब बनाया गया है। गोमती पर लखनऊ में गोमती बैराज बनाया गया है पेयजल और जल स्तर हेतु, दोनों मामलों में गोमती में, लखनऊ के अंदर। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना चलाई जा रही है 2021 से। सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज 2008-9 से चेक डैम निर्माण योजना बुलंदखंड क्षेत्र में, और आर्टिजन वेल जो से पाताल तोड़ कुआं योजना चलाई जा रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप चलाई जा रही है, वहाँ पे नलकूप हो जाएगा, सब लोग सिंचाई करेंगे। तो 11-12 से शुरू किया गया है। भूजल स्तर में सुधार व सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना जो चलाया जा रहा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये सब योजनाएं हैं, पुरानी योजनाएं चल रही जो प्रदेश में ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई की जाती है ज्यादातर बुंदेल वाले क्षेत्रों में, है ना। भूगर्भ जल के बारे में बात करेंगे तो राज्य के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर को मापने हेतु क्या? हाइड्रोग्राफ स्टेशन बनाया गया है। वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक हैं 113, व देखिए अतिदोहित वालों में 113 और क्रिटिकल हो चुके हैं 59, उससे भी अधिक बढ़ते जा रहे हैं। भूजल समस्या है क्योंकि आप देखेंगे तराई वाले बेल्ट में बहुत बुरी तरीके से जल जो है प्रदूषित है, इसीलिए हर घर जल नल जल योजना परियोजना चलाई जा रही है ना। क्योंकि उसका जब आप देखेंगे DTH में बड़ा अंतर है, कभी मापिएगा, क्योंकि सबके यहाँ सबके नल से आर्सेनिक अलग अलग और भी धातुएं जो हानिकारक है वो सब पानी के साथ आ रही हैं। अब तो 22 से भी अधिक हो जाएंगे। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है, जो भूमिगत जल का सबसे ज़्यादा नुकसान कराता है। रेन हार्वेस्टिंग और रिचार्ज नीति लागू की गई भारत में उत्तर प्रदेश में 2001 में। राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण का गठन हुआ 2010 में। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को, और राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई। तो 22 जुलाई से ये ध्यान रखेंगे, यहाँ कुछ शायद आपको समझ में आ रहा हो। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, ठीक है ना, विश्व जल दिवस। नदी तंत्र में अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे नदियों को, ठीक है ना। सबसे पहले उद्गम स्थल के आधार पर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में बांटा जाता है। यहीं से एक प्रश्न बन जाएगा, कितने भागों में? 3 भागों में भाई। एक तो है हिमालयी, एक है मैदानी, और दूसरी कहाँ से है? पठारी, जो पहले भी हम पढ़ के आए हैं, है ना। तो हिमालय के विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियों में हम लोग ने चर्चा की थी कौन कौन सी नदियां हैं, है ना। और उसके बाद मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां गोमती, वरुणा, सई, पांडु, ईसन, ये सब है, और बाकी सभी आ जाती हैं कहाँ से? दक्षिण के पठारों से। तो अब हम एक एक नदियों को ठीक से देखने का प्रयास करते हैं जो हमारे लिए लाभकारी है। तो गंगा को तो देखना ही देखना है ना, राष्ट्रीय नदी है भाई। यह उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख व हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नदी है। गंगा को क्या क्या कहते हैं? देखिए, सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जाह्नवी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? सब इसके पर्याय हैं। तो आप हिंदी भी आपका हो गया। भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से आता है ना। पहली बात, उत्तराखंड में बहती हुई गंगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, और राज्य में बहते हुए इसमें बाईं ओर से रामगंगा बाईं ओर से मिल रही है, अभी इधर जा रही है तो बाईं ओर से मिलेंगी। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये सब नदियां मिलती हैं। लेकिन दाईं ओर से सबसे बड़ी जो थी यमुना, फिर टोंस, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा, ये सब नदियां मिलती हैं। तो बाईं ओर से पुनः देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, और घाघरा को हम क्या कह लेंगे? सरयू, है ना। ये सब नदियां मिलती हैं बाईं ओर से, जो बड़ी नदियां हैं मुख्यतया। यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा दाईं ओर से मिलेंगी इसकी सहायक नदियों में, ठीक है। और निकल कहाँ से जाती है? बलिया से। रामगंगा कन्नौज के निकट, अब रामगंगा के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं।
कन्नौज के निकट, गोमती गाजीपुर के निकट, सई बलिया के निकट, और यमुना प्रयागराज में टोंस सिरसा जो प्रयागराज के निकट गंगा में जाकर के मिलेंगी। यमुना की बात करेंगे तो यमुना गंगा नदी क्रम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम बंदरपुर से होता है। बंदरपुर ये भी उत्तराखंड में ही है ना, पश्चिमी ढाल से स्थित। यमुनोत्री ग्लेशियर से होगा, ठीक है। यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिसे कहते हैं वहां से होगा, जो कि उत्तरकाशी के नहीं, ये हाँ गर्म स्रोत से कुछ ऐसा है, 8 किलोमीटर उत्तर स्थित है। तो यमुनोत्री हिमनद से निकलेगा, बस इतना याद रखना है, उत्तरकाशी वाले हिस्से से बंदरपूंछ से निकलेगी। इसका प्रयोग सहारनपुर में है, सहारनपुर के, और देखिए फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। सहारनपुर से तो एंट्री करेगी। उसके बाद इसमें नोएडा के पास बाईं ओर से कुछ नदियां मिलेंगी, जो बाएं से मिलेंगी हिंडन, इटावा, औरैया, जालौन के बॉर्डर पर स्थित होती है हिंडन। और पंचनंदा नामक स्थान पर दाईं ओर से सिंध, चंबल, हमीरपुर के पास दाईं ओर से बेतवा, बांदा के पैलोनी और भोजहा के निकट दाएं स्थान से दाएं से मिलेगी केन, है ना। केन आदि नदियां मिलती है। तो अलग अलग जगहों पे दे रखा है, बाकी 20 जिलों में बहती हुई जाती है। 1376 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है, ये हमें पता होना चाहिए बस। और रथवाहिनी पश्चिमी रामगंगा, यह पौड़ी जिले से दूधातोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है। कालागढ़ किला जो पौड़ी जिले में है, इस मैदान में उतर जाती है। 24 किलोमीटर के उपरांत ये कोह नदी में जाकर के मिल जाती है। 690 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज के निकट गंगा में जाके मिलती है, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है ना। काली शारदा जिसे कहते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलेगी, ये ध्यान रखना है, उद्गम से ही पूछ लेता है। काला पानी नामक स्थान से ये गौरी गंगा मिलन हिमनद से निकलती है, दोनों जल जीवी में जाकर मिलेंगी। टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से हम पुकारने लगते हैं। कहाँ से शारदा? टनकपुर से, उसके ऊपर काली, है ना। सबसे पहले ये पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, फिर सीतापुर के बसरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर यह किससे मिल जाती है? घाघरा से, करनाली से, है ना, मिल जाती है। तो करनाली के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, मतलब घाघरा के बारे में। का उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होता है, ठीक है ना। घाघरा का, करनाली का, यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए ये राज्य में प्रवेश करती है। सीतापुर में बसरा के पास इसमें काली नदी मिलती है। आगे चलकर अयोध्या में यह क्या कहलाती है? सरयू, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कहेंगे हम इसको? करनाली, फिर कहेंगे घाघरा, फिर कहेंगे सरयू। इसकी चर्चा हम लोग कर लिए थे। तो जितने भी मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों में रहेगा करनाली रहेगी, मैदानी क्षेत्रों में आएगी घाघरा, उसके बाद अयोध्या में जाकर के सरयू। अयोध्या में आगे बढ़ने के उपरांत आजमगढ़, क्योंकि ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूरा डिटेल्स में इसको जान लीजिए। फिर आगे बढ़ के आजमगढ़ जिले में इसमें तमसा और देवरिया बरहज के पास राप्ती नदी मिल जाती है ना। तो देवरिया गोरखपुर किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1080 है ना, 1080 किलोमीटर टोटल हो जाएगी। किसकी? सरयू की, करनाली की, घाघरा की, जो भी कह लीजिए। राप्ती नेपाल के रुकुमकोट के समीप से निकलती है। उत्तर भाग में इसकी एक मुख्य शाखा बूढ़ी राप्ती के नाम से जानी जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहिणी, जो गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर से मिलती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बरहज नामक स्थान के समीप घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है, नाम है राप्ती। इसकी लंबाई टोटल 640 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे। राप्ती नदी किसके तट पर है? के तट पर कौन सा शहर है महत्वपूर्ण? राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर। गोमती व सई, गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत जिले में पंगनेल, फुलहर या गोमत ताल से होता है। पीलीभीत से यह शाहजहांपुर, खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर से होते हुए गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा में जाकर के सीधा मिलेगी। कौन? गोमती नदी। इसकी 940 किलोमीटर तक टोटल लंबाई हो जाती है। गोमती व गंगा संगम पर प्रसिद्ध जो है मार्कंडे महादेव मंदिर है, ये याद रखेंगे, जहाँ पे इन दोनों का संगम है, ठीक है ना। और संगम कहाँ हो रही है? कैथी में, अर्थात गाजीपुर जिले में, ठीक। तो इसकी सहायक नदियों में सई प्रमुख जो बड़ी नदी है इसकी गोमती की, ठीक है, जो कि हरदोई के भिजवान जिले के निकट
और राजघाट जौनपुर में गोमती के निकट मिलती है, इसकी लंबाई टोटल 715 हो जाएगा। गंडक, गंडक जिसे हम शालिग्रामी भी कहते हैं। शालिग्राम से संबंधित कोई शब्द आप लोगों को आजकल सुनने में मिला है? भगवान श्री राम की जो मूर्ति बनाई गई है किस पर्वत से, किस पत्थर से बनाई गई है? समझ गए? तो याद रखना है। तो गंडक या नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये नदी हो जाती है आज के समय। गोल व चिकने शालिग्राम पत्थर बहाकर लाने के कारण इसे यह नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शालिग्रामी। ठीक है ना। इसकी दो मुख्य सहायक नदियों में हम देखते हैं, पश्चिम में काली और पूर्व में त्रिशूल गंगा है। शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी नामक स्थान पर पार करती है और नेपाल से निकलने के बाद जब प्रदेश में आती है तो महाराजगंज और कुशीनगर जिलों के सीमा पर बहते हुए पटना के निकट गंगा में जाकर के मिलती है। टोटल लंबाई 425 किलोमीटर है। तो शालिग्रामी पत्थर कहाँ से मिलता है? गंडक से। उसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। शिवालिक से बहने वाली नदी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जैसे महाराजगंज, कुशीनगर, ये सब ध्यान रखेंगे। चंबल, सब चरमोड़वती जो भी कह लीजिए। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू के निकट जानापाव पहाड़ी से हुआ है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती हुई आगरा व इटावा के सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पंचनंद स्थान पर यमुना से जाकर के मिलती है। कई बार हम लोग चर्चा कर रहे थे चंबल के इत्यादि की, है ना। तो चंबल है। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है। इसकी अनियमित जलधारा में नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी गहरी अवनालिकाओं का मतलब एक तरीके से गार्ज बन जाता है, गड्ढा सा। तो अवनालिकाएं बन जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? बीहड़, जहाँ पे डाकू छिपे होते थे। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1050। ठीक, नाम क्या है? चंबल। तो चंबल का हूँ, है ना। बेतवा, बेत्रवती, यह मध्य प्रदेश में भोपाल में के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी और जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बेतवा है। सिंध, काली सिंध भी कहते हैं। यह नदी राजस्थान में टोंक जिले नैनवास से निकल करके जमनपुर जो जालौन है के उत्तर में यमुना नदी में जाकर के मिलती है। टोंस को तमस भी कहते हैं। इसका उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है। इसके मार्ग में कई सुंदर जलप्रपात भी बनते हैं। इसमें टोंस में, जिसमें बिहार जलप्रपात 110 मीटर ऊंचाई पर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, इसकी सहायक बेलन नदी पर भी 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात बनता है। यह सिरसा जो प्रयागराज का जगह है, शहर है, के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। टोंस पर क्या बनता है? बिहार जलप्रपात 110 मीटर का, ऊंचाई गहराई मीटर में ही मापते हैं। कर्णवती को देख लेंगे, केन नदी को। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ियों का उत्तरी ढाल से होता है। कैमूर पहाड़ियों से निकलकर यह बुंदेलखंड से गुजरती हुई बांदा में प्रवेश करती है। बांदा में ही भोजहा के निकट यमुना में जाकर के मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। नाम है केन। स्वर्ण नदी भी कहते हैं। तो यह अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलती है। तो सारे ये सभी की सभी मध्य प्रदेश से आ रही नदियाँ, ठीक है ना। पूर्व की ओर बहकर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में जाके मिलती है। बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यह अपने मार्ग में अनेक प्रपातों का निर्माण करती है, इसकी लंबाई टोटल 780 किलोमीटर है, ठीक है ना। और यही रिहंद से परियोजना बन गया है ना। सिंचाई के साधनों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो इतना ये पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी ज़्यादा, है ना। मुख्य नहरें देख लीजिए। ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण 1840 में से 1855 के बीच में हुआ था। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। नाम क्या है? ऊपरी गंगा नहर। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर, लेकिन प्रशाखाओं सहित टोटल अगर हम सब मिला लेंगे तो 5640 किलोमीटर हो जाएगी मोटा मोटी कंप्लीट। इससे आगरा नहर तथा निचली गंगा नहर को भी जल मिलता है। जून 2006 में इसका आधुनिकीकरण कार्य हो गया। बहुत सारे इसमें जिले हैं जहाँ से
नहर निकलती है। निचली गंगा नहर 1878 में निर्मित हुई। नरोरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। नरोरा मैंने बताया था कहाँ क्या है, और जिला जरूर याद रखेंगे, बुलंदशहर नरोरा है ना, ताप विद्युत संयंत्र है ना। अलग अलग जिलों में से ये निकलती है, ठीक है। रामगंगा नहर तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नदी से 1975 में 128 मीटर ऊंचाई पर बांध बना करके नहर को निकाला गया है, ठीक। फिर आगरा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, और हमें सीधा देखना है शारदा नहर, ठीक है ना। यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसका निर्माण 1920 से लेकर के 1928 तक किया गया, तो 1928 से शुरू हो गया। यह चंपावत के बनवास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल सीमा पर जो इसका जो स्थान है, पर शारदा वहाँ से नाम ही था, पहले ऊपर क्या थी, काली है ना, काली या महाकाली नदी से निकाली गई है। इस नहर द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, ढेर सारे जिले हैं, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन सब जिलों में क्या होती है, सिंचाई होती है। बाकी गंडक नहर है यूपी में, सरयू नहर है ना, नानपारा तहसील से करतनिया घाट कई बार पूछते हैं कहाँ पे है, बहराइच पे है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई बांध की नहर है ना, ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें हमीरपुर और जालौन के जिलों को लाभ मिलता है। रेंद घाटी योजना है, केन नहर है, और राजघाट बांध एवं नहर परियोजना है। हथनीकुंड बैराज की चर्चा हम लोग कर लिए थे, 5 राज्यों का संयुक्त है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। जो ज़्यादा ज़रूरी है वही हम लोग कवर कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को स्किप भी करते जा रहे हैं। तो इसका निर्माण 1872 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। किस जिले में है, सहारनपुर में है, ठीक। सहारनपुर के बाद हम देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और कौन सा हो जाएगा हिस्सा, कितने हो गए टोटल, 5 राज्य है ना, तो 4 वही हो गए, यूपी हो गया, बस अब क्या चाहिए। अब इस लिस्ट को थोड़ा सा अच्छे से कवर करिए, ठीक। अब हम बात करेंगे शॉर्ट में, है ना। प्रदेश की प्रमुख नहरें बांध एक नज़र में हम देखेंगे तो ऊपरी गंगा नहर कहाँ, हरिद्वार उत्तरांचल, गंगा के दाहिने, है ना। जिले बहुत सारे लाभान्वित है। मध्य गंगा नहर बिजनौर गंगा नदी के गंगा में ही है। तो उसके बाद ये देखिए जो कहाँ मिल रही है ये पूछ लेता है इसमें। फिर निचली गंगा नहर है नरोरा बुलंदशहर, जो हम लोग देख क्या वही चीज़ें है ना, तो इसको पूरा देख लीजिएगा, रहने दीजिए क्यों दोबारा देखें इसको, ठीक। पूरा लिस्ट है, ठीक है ना। नौगवा बांध नहर है, दसान नहर है, झांसी बेतवा और सपरार। अब लास्ट जो है नाम हमने सुना नया ताजे वाला नाम किसका रख दिया गया है, हथनी कुंड का, है ना। और ये परियोजना जब बन रही थी तो देखिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग राजस्थान के बीच 12 मई 1994 को एक समझौता हुआ, जिसमें दिसंबर 1994 में हथनी कुंड बैराज का आधारशिला रखा गया, 1999 में कंप्लीट हो गया। तो ये थोड़ा सा पूछ लेता है। बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली से एशिया की सबसे बड़ी इस परियोजना का निर्माण शहडोल जो मध्य प्रदेश जिले में सोन नदी पर किया गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाणसागर बांध क्या है, एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है ना। लवकुश बैराज, इन सब की चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, तो काम हमारा हो गया खत्म। ये थोड़ा सा इसको मुझे दिखाना था, बाकी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, नदी, सिंचाई, तालाब इत्यादि यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए, और जिससे आप जो भी वीडियोज़ होंगे नए वाले उनका नोटिफिकेशन मिल सकेगा आपको। तो कमेंट जरूर करिए कैसा लगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।